ओके, तो कितने स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हैं टोटल? 26। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहते हैं क्लास को। नेक्स्ट हम आज का लास्ट टॉपिक जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी फूड में, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में जितने भी सारे थे एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे कवर हो चुके हैं। आपके प्रोटीन्स कवर हो चुके हैं, विटामिन्स कवर हो चुके हैं, मिनरल्स कवर हो चुके हैं, फैट्स कवर हो चुके हैं, फैटी एसिड्स कवर हो चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका सेकेंड यूनिट का, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फ्यूल टू रन लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल वर्क करते हैं। जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं ना, हमारे व्हीकल्स में उनको आगे रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। कोई कोई पेट्रोल कार्स होती हैं, कोई डीजल कार्स होती हैं। तो जैसे हमारे व्हीकल्स रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आवर बॉडी नीड्स फ्यूल टू वर्क फर्दर इन द लाइफ। तो दैट इज़ the fuel of the body is known as carbohydrates. So carbohydrates are the basic source of fuel to run life on earth. Okay, so it is carbohydrate in which the energy from sun is converted through the process of photosynthesis by plants. ये plants में होता है। तो in plants what happens, the energy from the sun is converted through the process of photosynthesis by plants in the form of energy। यानी कि जो हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या प्रोसेस होता है कि पहले जो हमारी सन की रेज होती हैं या सन से जो एनर्जी मिलती है उसको प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद में पूरा का पूरा जो एनर्जी होता है, जो एटीपी एडीपी कन्वर्जन होता है, उसको प्लांट्स अपने ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फ्रूट बियरिंग में हेल्प करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? हमारे फूड से। अब हमारे फूड में काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमारे प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, फाइबर है, ट्रेसेबल आइटम्स होते हैं, हमारे नॉन एसेंशियल आइटम्स होते हैं। तो वो हमारे सारे के सारे बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी के अंदर वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं वो फिर आगे जाके सिंपल फॉर्म में डिवाइड होते हैं। तो वो सिंपल फॉर्म में डिवाइड होने का प्रोसेस, ब्रेकडाउन होने का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म होने का प्रोसेस, सिंथेसाइज होने का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, और दैट एनर्जी इज़ बीइंग गिवन बाय carbohydrates. So the carbohydrates are considered as the basis of main life. So carbohydrates are considered as basis of main life because without carbohydrates our body does not have any energy, and if there is no energy body feels lethargic, weakness, suffocation, confusion. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं इन सिंपलर फॉर्म्स। व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स दे आर वेरी इजीली बीइंग डाइजेस्टेबल, इजी डाइजेस्ट हो जाएंगे, इजी यूज होने लगेंगे। तो carbohydrates helps other micronutrients, other macronutrients to get absorbed in the body very easily. तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। कार्बोहाइड्रेट अगर हम केमिकली बात करें, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन भी पता होना चाहिए ना कि कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट carbohydrates chemically, they are polyhydroxy aldehydes. So it contains carbon, oxygen and hydrogen. Three elements they have: carbon, oxygen and hydrogen. So carbohydrates are polyhydroxy aldehydes. So they are chemically polyhydroxy aldehydes and they contain carbon, oxygen and hydrogen and denoted at CHO2, that is
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी, प्रोटीन्स पढ़े थे हमने, फिर कल फैटी एसिड्स पढ़ा था. फैटी एसिड्स में भी डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन थे. फैटी एसिड्स कैसे कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड में मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड. उसी तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. तो फ्रॉम द न्यूट्रिशनल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स आर सो मच कॉम्प्लेक्स कि उनको डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है. तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग डाइजेस्टेड इन अपर जीआई एंड एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड. तो जैसे हमारा विटामिन डी होता है वो हमारा लोअर गट में यानी कि लोअर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वैसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे अपर जीआई सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा एंड यूटिलाइज होगा. जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जीआई सिस्टम के डिफरेंट पार्ट हैं. एक अपर जीआई सिस्टम होता है, एक लोअर जीआई सिस्टम होता है. अपर जीआई सिस्टम के अंदर आता है आपका स्टमक एंड लोअर जीआई सिस्टम के अंदर आते हैं आपके इंटेस्टाइन्स. तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो अपर जीआई सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं एंड यूटिलाइज होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स. तो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं स्टार्च, डेक्स्ट्रिन एंड ग्लाइकोजन. पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च, डेक्स्ट्रिन एंड ग्लाइकोजन. डाइसैकेराइड्स आर लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज. एंड मोनोसैकेराइड्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. तो ये हमारे 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर सोर्सेज. ये कौन है भाई? ओके, नेक्स्ट सोर्सेज आर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो बिफोर सोर्सेज हम क्या पढ़ते हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर सेपरेटेड इन 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दो में माइक म्यूट हो गया है. हेलो, यस मैम. ओके, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एक होता है मोनोसैकेराइड्स, एक होता है डाइसैकेराइड्स. और जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स. तो ये आपके मेजर 2 टाइप्स के सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अगर कोई भी आपको पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कि जब आप एग्जाम में लिखते हो तो सबसे पहले आप किस प्रोसेस में लिखते हो? सबसे पहले आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हो, फिर उसके टाइप्स लिखते हो, फिर उसके सोर्सेज लिखोगे. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नॉर्मली डिनोटेड एट CHO. नॉर्मली इन केमिकल फॉर्म इट इज़ डिनोटेड एट CHO. एंड ये क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दीज आर द बेसिक फ्यूल ऑफ लाइफ. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड दैट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड और दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर वर्किंग फर्दर इन द लाइफ. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक fuel of the life and carbohydrates are divided into 2 categories, that is simple carbohydrates and complex carbohydrates. So simple carbohydrates are further divided into 2 categories, that is monosaccharides and disaccharides, and complex carbohydrate is polysaccharides. So polysaccharide simple is 2 types, monosaccharides and disaccharides. Monosaccharide means when there is only one type of bond is there, one single carbon bond is there, that is known as monosaccharides. When there is 2 double bonds are there, that is known as disaccharides. And when there is more than 2 double bonds are there in the formation, that is known as complex carbohydrates or polysaccharide carbohydrates. Then functions of carbohydrate.
फंक्शंस क्या क्या होंगे? फर्स्ट फंक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी फॉर वर्किंग फर्दर इन लाइफ और फॉर परफॉर्मिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ डेली लिविंग. तो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज we can say main function of carbohydrate is providing or it is the source of basic energy. It is the source of basic energy जिसकी वजह से हम अपना काम कर पाते हैं. वो जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे हो, फिर नहाना धोना, फिर अपना ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज जाना, कॉलेज में पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद वापस घर आना. तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए वी नीड एनर्जी. तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और वो क्या है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो फर्स्ट इज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वर्किंग फर्दर इन द लाइफ. Then second is it spare protein from being burned, so it can be used as building, body building and repairment. तो हमारा सेकेंड फंक्शन क्या है? जब मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में, हेल्थ मेंटेनेंस में एंड रिपेयरमेंट ऑफ द सेल्स. ये तीन हमारे प्रोटीन के फंक्शन होते हैं. अभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इसके साथ में एसोसिएटेड हो जाता है. इसका एसोसिएशन का क्या मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर नहीं होंगे. हेलो, गुड मॉर्निंग अंशु मैम. गुड मॉर्निंग मैम. साक्षी. हाँ मैम. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे 2 मिनट चाहिए थे. हाँ कोई बात नहीं मैम. हाँ जरा सा मुझे इनसे बात करनी है. तो मैं क्लास डिस्कनेक्ट करूँ अपनी या इसी में रहूँ? हाँ इसी में रहो, जस्ट 2 मिनट चाहिए. हाँ ओके, नो प्रॉब्लम. ओके ओके ओके. फर्स्ट क्लास पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसीलिए. हाँ कोई बात नहीं मैम. ओके. जीएनएम फर्स्ट ईयर, जो भी तुम्हें फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे कॉल कर सकता है. वैसे अगर तुम्हें फीस सबमिट करवानी है तो वो तुम ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. और किसी को अगर ऑफलाइन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो टॉक टू महेश सर. महेश सर से एक बार बात कर लेना कि तुम लोग नहीं आ पा रहे हो ड्यू टू पैंडेमिक और लॉकडाउन, जो भी प्रॉब्लम है. तो एक बार महेश सर से डिस्कस करके मुझे बता देना कि क्या फर्दर तुम्हें करना है. और दूसरी बात अंशु मैम. हाँ मैम. आप ना किसी भी बच्चे को मत बोलिए कि वो अटेंडेंस या स्क्रीनशॉट आपको भेजे, क्योंकि ये बच्चे ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगती एंड ये नहीं होता वो नहीं होता. तो ये सभी टीचर्स को बोलना है कि जो भी अटेंडेंस आपको लेनी है प्लीज़ आप खुद स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व मत करिए. ठीक है मैम. लेकिन ना ये लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और ये सब करते हैं. लास्ट टाइम भी आकांक्षा के साथ ऐसे ही हुआ कि वो अटेंडेंस भेजती है ना तो सब लोग फिर उसको वो करते हैं. तो इट्स बेटर कि टीचर्स खुद ही अपना अटेंडेंस जो है वो ले लें और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व ना करें. ठीक है मैम, मैं अपने आप ही ले लूँगी अभी. हाँ ठीक है. और आकांक्षा, आर यू देयर? यस मैम. आकांक्षा, तुम्हें किसी भी चीज़ की अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. सभी टीचर खुद अटेंडेंस लेंगे. तुम हर क्लास में टीचर को बोलोगे कि अटेंडेंस वो खुद लेंगे, एक्सेप्ट शिवानी मैम. अगर शिवानी मैम ऐसा बोलती हैं कि तुम्हें अटेंडेंस लेनी है या कुछ है तो उनको भेज दो. एक्सेप्ट उनके किसी की अटेंडेंस तुम नहीं लोगी और ना ही ग्रुप में भेजना है. अंडरस्टूड? मैम ओके ठीक है. थैंक यू सो मच अंशु मैम. हाँ ठीक है मैम. ओके. हेलो. मैम जस्ट अ सेकेंड, मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर अगर ऐसा है कुछ के. ओके. ओके तो क्या पढ़ रहे थे हम? फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो फंक्शन, मेन फंक्शंस आर इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी
सेकेंड, इट स्पेयर्स द प्रोटीन फ्रॉम बीइंग बर्न, सो इट कैन बी यूज्ड एज बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरमेंट। यानी कि जो हमारा प्रोटीन है वो किस काम, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे प्रोटीन को एक्सेसिव बर्निंग में हेल्प करते हैं, एक्सेसिव बर्निंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब प्रोटीन के साथ में वो मैचअप करते हैं तो वो ये इंश्योर करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं एक्सेसिवली बर्न ना हो जाएं ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग या ड्यूरिंग वर्किंग, ड्यूरिंग वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, जो भी प्रोसेस हम करते हैं उसमें एक्सेसिवली प्रोटीन्स बर्न आउट ना हो जाएं। इसके लिए हमारा कार्बोहाइड्रेट फंक्शन करता है एंड इट विल हेल्प द प्रोटीन टू get trapped into the body to be used as बिल्डिंग एंड रिपेयरमेंट। यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स को एक्सेसिवली बर्न ना होने के लिए प्रिवेंट करते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल एंड रिपेयरमेंट मटेरियल यूज़ हो सके। तो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन इज डाइटरी फाइबर्स कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे डाइटरी फाइबर्स को हेल्प करते हैं टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसे कल हम फैटी एसिड्स पढ़ रहे थे, फैटी एसिड्स में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज करते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज HDL। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइटरी फाइबर्स, जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो नॉन एब्जॉर्बल होते हैं बॉडी के अंदर, बट इट हेल्प्स द बॉडी टू मेंटेन द नॉर्मल गट हेल्थ। ठीक है, तो ये हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो जैसे हम उनको इंजेस्ट करते हैं वो वैसे के वैसे ही सेम बॉडी से बाहर हो जाते हैं। बट जैसे हमारे कैटलिस्ट काम करता है ना, कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का पावर को इंक्रीज कर देता है बट इट हैज़ नो फंक्शन इन द रिएक्शन। तो वैसे ही हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो गट हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बॉडी का, लेकिन दे आर नॉन डाइजेस्टेबल। जिस पोजीशन में या जिस कंडीशन में हम उनको इंजेस्ट करते हैं वो सेम उसी कंडीशन में बाहर पास ऑन हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहला था प्रोटीन्स के साथ जब कार्बोहाइड्रेट्स मैचअप करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रोटीन्स को कि वो एक्सेसिवली बर्न ना हो और वो हेल्प करें इन द बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी रिपेयरमेंट। सेम कार्बोहाइड्रेट्स जब डाइटरी फाइबर्स के साथ में मैच ऑन करते हैं तो वो क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर्स के साथ में हेल्प करके वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। यानी कि हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने बाई चांस ले भी लिया है तो उसके लेवल को वो कम कर देगा, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल विल बी डिक्रीज्ड। तो दिस वाज द थर्ड फंक्शन एंड फोर्थ फंक्शन इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन हार्मोन सिंथेसाइजेशन एंड एंजाइम्स एंड जेनेटिक मटीरियल। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट होते हैं। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनको मेंटेन करने में, उनके रिपेयरमेंट करने में और उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। सम ऑफ द हार्मोन्स, कुछ हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंथेसाइजिंग में और जिनके प्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स और कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं कुछ, उन एंजाइम्स को मेंटेन करने के लिए, उन एंजाइम्स को सेक्रीट करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के 4 मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है आपका इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड फंक्शन है आपका इट स्पेयर द प्रोटीन फ्रॉम बर्निंग एक्सेसिवली सो इट कैन हेल्प इन द रिपेयरमेंट एंड बॉडी बिल्डिंग। Third is when it get combined with dietary fiber, it helps to lower the blood cholesterol, lower the blood cholesterol. And fourth is carbohydrates are the part of connective tissue, hormones, enzymes and genetic material. तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज। तो आपका डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का हो गया, आपका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आप इसी सीक्वेंस में अपने एग्जाम में लिखेंगे। अब आते हैं सोर्सेज पर। तो सोर्सेज क्या क्या हैं, ग्रेन्स दैट इज व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, राइस, ये हमारे ग्रेन्स हैं। तो ग्रेन्स होते हैं राइस, बीन्स, शुगर्स। अब शुगर्स में कौन कौन से आते हैं, हनी एंड शुगर केन। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं।
देन न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे किन किन चीज़ों में न्यूट्रिशन मिलता है और कैसे कैसे हमारा न्यूट्रिशन वो डिवाइड होता है। तो इट प्रोवाइड 4 कैलोरीज पर ग्राम, यानी कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में इंजेस्ट कर रहे हैं तो वो कितनी कैलोरीज देता है, 4 कैलोरीज। तो ये याद रखना, कॉम्पोजिशन याद रखना, 1 ग्राम carbohydrate provide 4 calories and 1 gram protein provide 9 calories। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि वाइवा में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको यही नहीं पता रहता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है और 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो 1 ग्राम protein provides 4 calories and 1 gram not protein, 1 gram carbohydrate provide 4 calories and 1 gram protein provide 9 calories। तो ये हमारा सोर्सेज है, न्यूट्रिशनल डिवाइडेशन है। तो इट प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज पर ग्राम। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ बॉडीज एनर्जी। बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट। तो जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी बॉडी को, उसमें सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स पूरे तरीके से यूज़ हो जाते हैं एनर्जी में, उसके बाद हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होने शुरू होते हैं। तो जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होंगे, फिर प्रोटीन्स यूज़ होंगे, फिर हमारे फैट यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलता है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरीज। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ बॉडीज एनर्जी एंड बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन हम आते हैं, हम पढ़ रहे थे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल शुगर्स दैट आर नेचुरल एंड रिफाइंड। हमारे नेचुरल शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में और हमारे रिफाइंड शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिफाइंड शुगर्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल चीनी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिफाइंड शुगर। ओके, तो अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मैं जब स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स तो उस टाइम पे भी मैं बता रही थी आपको कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल शुगर्स, दैट इज मोनोसेकेराइड्स, एंड डबल शुगर, दैट इज डाइसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड मीन्स इट हैज़ ओनली 1 बॉन्ड, डाइसेकेराइड मीन्स इट हैज़ 2 कार्बन बॉन्ड्स। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। नेक्स्ट आता है आपका, जो हमारे शुगर्स हैं उनका एंडिंग OSE, ओज के साथ में होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ये हमारे ओज के साथ में एंडिंग करते हैं। तो जितने भी हमारे शुगर्स हैं, वो चाहे कॉम्प्लेक्स शुगर्स हों या सिंपल शुगर्स हों, मोनोसेकेराइड्स हों, डाइसेकेराइड्स हों, पॉलीसेकेराइड्स हों, जितने भी हमारे शुगर्स हैं वो OSE के साथ में एंडिंग करते हैं। एंड मोनोसेकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं, जब हम उनको एक साथ मिक्स करते जाते हैं, जब हम उनको मिलाते जाते हैं, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंजेस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपने फूड में इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो बॉडी के अंदर जाके सिंपल फॉर्म में डिवाइड होंगे, तभी तो हमारी बॉडी उनको यूज़ कर सकती है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं या कोई भी चीज़ हम न्यूट्रिशन में लेते हैं, अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होगी, तब हमारी बॉडी उसको एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस, सिंथेसाइजिंग, मेटाबोलाइजिंग में यूज़ करेगी। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स शुगर्स ले रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होगी, मेटाबोलाइज होगी, फिर वो तब जाके सिंथेसाइज होगी हमारी बॉडी के अंदर। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स डज हैव ओनली 1 सिंगल बॉन्ड एंड इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका सिंपल शुगर्स होते हैं। देन एग्जाम्पल्स हैं आपके मोनोसेकेराइड्स के,
फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड नॉर्मली नोन एज डेक्सट्रोज। जो हम नॉर्मल मतलब जब पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आईवी सॉल्यूशन में भी हम पेशेंट को डेक्सट्रोज देते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक मीन्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल से कम होता है, वो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स का नॉर्मल ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए हम डेक्सट्रोज आईवी में देते हैं। तो फर्स्ट आपका मोनोसेकेराइड इज ग्लूकोज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज? इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बॉडी कन्वर्टेड अदर शुगर्स इनटू ग्लूकोज। आप 5 मिनट वेट करोगे स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, just wait for 5 minutes please. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स का इम्पॉर्टेंट सबसे मेन चीज़ क्या है? ग्लूकोज। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। तो इसके मेन फंक्शंस आर इट प्रोवाइड्स और इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड इट कन्वर्ट्स अदर शुगर्स इनटू ग्लूकोज फॉर द यूज ऑफ बॉडी। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ठीक है, तो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में सबसे पहला सोर्स क्या है एनर्जी का? ग्लूकोज। एंड इट कन्वर्ट्स द अदर शुगर्स इनटू ग्लूकोज। यानी कि जो हमारे बाकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं जैसे फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फिर डाइसेकेराइड्स हो गए, फिर आपके पॉलीसेकेराइड्स हो गए, उनको नॉर्मल शुगर्स में या फिर उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है? ग्लूकोज। यानी कि एक्सेप्ट ग्लूकोज बाकी जितने भी शुगर्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकोज करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज अदरवाइज नोन एज डेक्सट्रोज। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड इट कन्वर्ट्स other sugars into glucose for the use of body in the terms of energy. Then it is found in fruits and honey। यानी कि हम जो भी टाइप के फ्रूट्स खाते हैं, आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, आपके मैंगोज हो गए, एप्पल फ्रूट्स, मतलब जितने भी टाइप के हमारे फ्रूट्स हैं उनके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड हनी। तो हनी जब भी नॉर्मली तो ये जो चीज़ है ना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये आप नॉर्मल शुगर के पेशेंट को भी दे सकते हैं। तो इसीलिए शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं या इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाता है। उनको हनी ले सकते हैं, फिर वो शुगर केन जूस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द फूड्स जिनके अंदर बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी पूछे कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो फ्रूट्स खा सकता है एक्सेप्ट चीकू, क्योंकि चीकू के अंदर पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं एंड पॉलीसेकेराइड्स आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर। पॉलीसेकेराइड्स हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर बॉन्ड्स। तो इसीलिए हम पॉलीसेकेराइड्स को छोड़कर मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स शुगर पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे पूछेगा कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं या शुगर केन का जूस दे सकते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? येस, बिकॉज it is the simplest form of glucose which is easily digestible and does not harm diabetic body तो क्या क्या चीज़ें हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं? किसी भी टाइप के फ्रूट्स एक्सेप्ट चीकू। तो किसी भी टाइप के फ्रूट्स हम दे सकते हैं, प्लस हनी हम पेशेंट को दे सकते हैं, प्लस शुगर केन जूस हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सब हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कैन बी इजीली डाइजेस्टेबल। तो दीज आर द मोनोसेकेराइड्स। हाँ भाई, बनाना भी दे सकते हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, बनाना भी दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को? बनाना दे सकते हैं लेकिन हाफ, क्योंकि बनाना जो होता है उसमें डाइसेकेराइड शुगर्स होते हैं और डाइसेकेराइड्स आर लिटिल मोर
टेक्स लिटिल मोर टाइम टू डाइजेस्ट। तो इसीलिए हम बनानास दे सकते हैं, लेकिन शुगर पेशेंट्स में एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम होता है और वो ऑलरेडी अपनी अगर एनर्जी फूड डाइजेशन में लगाएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए बनानास को अवॉइड किया जाता है। दे सकते हैं, नो रीज़न कि हम नहीं दे सकते, हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन बनानाज हैविंग डाइसेकेराइड बॉन्ड्स, उनके जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो लिटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, अदरवाइज उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है शुगर पेशेंट्स के ऊपर। और मैंगो मैम? हाँ, मैंगो दे सकते हैं पेशेंट को। ओके। हाँ, क्योंकि ये जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ना। हेलो हेलो मैम। यस हाँ, आप क्या बोल रहे थे? फादर मैम डायबिटिक है मैम, वो मैम बहुत ज़्यादा मैम शुगर भी कंज्यूम मैम मॉर्निंग में भी मैम खा मैम 3 टाइम मैम मैंगो खा रहे हैं मैम, उनको मना कर रहे इतना ज़्यादा मत खाओ, और वो मीठा मैम पहले कम खा। हाँ, नहीं देखो, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है ना तो मैं आपको बता रही हूँ, एक फ्रूट डाइट आती है। फ्रूट डाइट में आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, चीकू और आपका पाइनएप्पल को एक्सेप्ट करके आप कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। मॉडरेशन मतलब कि आप जब फ्रूट्स देंगे तो अपने फादर के वेट के हिसाब से आप उनको एक्सेप्ट एक फूड, मतलब एक फूड छोड़ के आप उनको सारे फ्रूट्स को कंबाइन करके दो। जैसे आपने हाफ एप्पल काट के दे दिया उनको, हाफ एप्पल दे दो, फिर हाफ बनाना दे दो, तो 4-5 तरीके का फ्रूट सैलेड टाइप बना के उनको दे दो, अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। और वो दैट इज़ मोनोसेकेराइड फ्रूट्स हो जाएंगे ना, तो मोनोसेकेराइड्स आर इजीली डाइजेस्टेबल, डाइसेकेराइड्स थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए हम मैंगो हो गया, चीकू हो गया और पाइनएप्पल हो गया, इनको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट पाइनएप्पल एंड चीकू तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिकॉज दे हैव हायर शुगर कंटेंट। बाकी हम कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, नथिंग इज देयर, नथिंग इशू इज देयर, कोई भी फ्रूट दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है? थैंक यू मैम। Okay. Then comes for the fructose and galactose. Normally fructose क्या है? It is the sweetest natural sugar. fructose हमारा सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। स्वीट होने का मतलब, सबसे ज़्यादा स्वीट होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ द स्वीटेस्ट इन नेचर, यानी कि उसका जो टेस्ट है दैट इज द हाइएस्ट शुगरी लेवल, बट हाइएस्ट शुगरी, बट द कॉम्प्लेक्सिटी इज लो। यानी कि जो हमारा हम नॉर्मल शुगर्स जो हम चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो दैट इज C12H22O एंड O11, यानी कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिनोट करते हैं दैट इज CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अगर हम जो नॉर्मल चीनी जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसका कॉम्प्लेक्स लेवल देखें या उसका केमिकल लेवल देखें तो दैट इज C12H22O11। एंड मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो होता है C6H12 एंड O6। तो ये हमारा फ्रक्टोज और मोनोसेकेराइड्स का केमिकल लेवल होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द हाफ, ये एग्जैक्टली हाफ होता है। तो आप इजी समझ सकते हो कि शुगर को डाइजेस्ट करना कितना कॉम्प्लेक्स है एंड नेचुरल शुगर्स को डाइजेस्ट करना कितना इजी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाफ एनर्जी कम हो गई, हाफ एनर्जी कम कंज्यूम होगी उसको डाइजेस्ट करने में। तो आप इस तरीके से समझो कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स लेवल और उनका कंपोजिशन लेवल होता है C12H22 एंड O11। नॉर्मल जो हमारे शुगर्स होते हैं, जो हम रिफाइंड शुगर्स यूज़ करते हैं, उनका कंपोजिशन होता है C12H22O11। और जो हमारे नेचुरल शुगर्स होते हैं, जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, उनका कंपोजिशन होता है C6H12O6। तो किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगेगा? नेचुरल शुगर्स को। तो नेचुरल शुगर्स कौन सी है हमारी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये हमारे इजीली डाइजेस्टेबल शुगर्स होते हैं। देन आता है हमारा डाइसेकेराइड्स। अभी हम मोनोसेकेराइड्स पढ़ रहे थे, अभी आता है हमारा डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो सुक्रोज के एग्जाम्पल्स हैं
शुगर केन, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये हमारे डाइसेक्राइड्स होते हैं. देन आता है सेकेंड माल्टोज. माल्टोज डज नॉट अकर इन नेचर, वो हमें रिफाइंड करके या और बाकी जो ऑलरेडी प्रेजेंट नेचुरल चीज़ें हैं उनको कंबाइन करके लैब में बनाना पड़ता है. तो माल्टोज हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं और वीकेंड से हम यूज़ ही नहीं करते हैं. तो जस्ट इसीलिए माल्टोज को बोला जाता है, इसीलिए उसको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इट इज़ अ फॉर्म विच कैन बी मेंटेन्ड और विच कैन बी फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी. तो कहीं कहीं पर ये यूज़ होती है. जैसे फॉन्डेंट केक्स होते हैं ना, फॉन्डेंट केक्स तो पता ही होगा सबको, जो शुगर फॉन्डेंट केक्स होते हैं उनमें जो फॉन्डेंट बनाया जाता है, उनमें जो ग्लूई मटेरियल बनाया जाता है वो होता है हमारा माल्टोज. तो हम माल्टोज अपने नॉर्मल फूड में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट रिफाइंड फूड्स में या रिफाइंड शुगर्स में या आपके जो प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं उनमें माल्टोज होता है. तो माल्टोज डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरीज. एंड लैक्टोज इज नॉट अ प्लांट फूड, इट इज़ अ मिल्क फूड ओनली. तो लैक्टोज हमेशा मिल्क में मिलता है और किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है. लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल मिल्क डाइजेस्ट ना कर पाए या मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट ना कर पाए, वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है पेशेंट को, रैशेज हो जाती हैं, फिर स्किन बर्निंग शुरू हो जाती है. तो बहुत सारे ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को लैक्टोज की वजह से होते हैं. तो कोई कोई को जिलेटिन इंटॉलरेंस होता है, किसी किसी को वो वीट नहीं खा सकते हैं, किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. तो लैक्टोज इज़ नॉट अ प्लांट फूड, इट इज़ अ एनिमल फूड और ओनली फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो ये हमारे डाइसेकेराइड्स होते हैं. फिर उसके बाद आते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड्स पर. पॉलीसेकेराइड्स और कॉम्प्लेक्स शुगर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो एग्जाम्पल्स आर स्टार्च एंड फाइबर. तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोजेज लिंक टुगेदर. जब मैं आपको ग्लूकोजेस पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि जब हमारे बहुत सारे ग्लूकोज कंपाउंड्स एक साथ मिलते हैं, एक साथ उनको इकट्ठा किया जाता है, तब वो एक पॉलीसेकेराइड्स का बॉन्ड बनाते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, एक क्लास में एक स्टूडेंट है, तो सब लोग उसको पूछेंगे कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, या आप स्टूडेंट हो भी या नहीं हो. ठीक है, तो आप सिंगल हो तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आप सिंपल हो. लेकिन जब आपकी सारे क्लासमेट्स आपकी क्लास में आके इकट्ठा हो जाएंगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा. तो दैट ग्रुप इज पॉलीसेकेराइड्स. वन सिंगल स्टूडेंट इज मोनोसेकेराइड्स. टू स्टूडेंट्स आर डाइसेकेराइड्स. यानी कि वन इज मोनो, टू इज डाई एंड सो मेनी आर पॉली. तो अगर एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है तो वो मोनो होगा, 2 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है तो वो डाई होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप अगर एक क्लास में प्रेजेंट है तो वो पॉली होंगे. उसी तरीके से अगर शुगर्स में 1 सिंगल बॉन्ड होगा तो दैट इज मोनोसेकेराइड्स, 2 बॉन्ड्स होंगे तो दैट इज डाइसेकेराइड्स, एंड सो मैनी ग्लूकोज अगर एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं या उनको कंबाइंड करा दिया जाता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू polysaccharides. So polysaccharides are made up of so many glucose which are linked together, and it is found in only plant foods. So foods which are high in polysaccharides are wheat, corn, rice, rye, barley and oats. ये सब हमारे polysaccharides होते हैं. और we can say starch. आप नॉर्मली जब हम जो राइस बनाते हैं वो 2 टाइप्स के बनाते हैं. एक, उसमें उतना ही पानी डालते हैं जितना वो नॉर्मली उबल जाए, और सेकंड हम बनाते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालकर, जिससे क्या होता है कि राइस भी बन जाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा बाकी जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर समटाइम हम उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए. जैसे जो अभी तो हम नॉर्मली स्टार्च कपड़ों में स्टार्च लगाने के लिए रिवाइव यूज़ करते हैं, बट पहले
कॉटन के कपड़ों को स्टार्च करने के लिए हम राइस स्टार्च यूज़ करते थे। जो चावल उबलने के बाद जो ऊपर पानी बच जाता है ना, वो स्टार्च होता है। अगर आपने राइस का पूरा स्टार्च वो बाहर निकाल दिया तो राइस वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मतलब उसकी पूरी न्यूट्रिएंट क्वालिटीज़ वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जितना भी उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटीज़ होती हैं वो आपने डिस्कार्ड कर दिया। अगर जो नॉर्मल शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको राइस किस तरीके से दिए जाते हैं, अगर उनको चावल खाने की इच्छा हो रही है तो उनको हम ऐसे राइस दे सकते हैं। एक्सेस पानी में चावल उबालो और जो वाटर ऊपर आ गया है उसको डिस्कार्ड कर दो, तो राइस का जितना भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अभी जो चावल बच गया है दैट इज़ यूज़फुल फॉर डायबिटिक पेशेंट। वो चावल को खा लेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। तो दैट इज़ स्टार्च। तो स्टार्च इज़ made up of so many glucoses linked together, which is only found in plant food, and it is found in wheat, corn, rice, rye, barley and oats. These are the sources. और जो स्टार्च होता है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि it get thickens when it is heated, यानी कि जब हम स्टार्च को गर्म करते हैं वो थिक होना शुरू कर देता है। दैट इज़ नोन एज जिलेटिनाइजेशन। दैट इज़ नोन एज जिलेटिनाइजेशन। तो नॉर्मली जिलेटिन भी हम यूज़ करते हैं जेलीज़ बनाने में। जिलेटिन जो यूज़ करते हैं वो हम जेलीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। तो जिलेटिन कहाँ से मिलता है? जो हमारा वीट हो गया, हमारा राइस हो गया, कॉर्न हो गया, तो ये हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब हम इनको हीट अप करते हैं, जब हम इनको प्रोसेस करते हैं तो इनके अंदर से एक फूड प्रोटीन निकलता है, फूड कार्बोहाइड्रेट निकलता है, जो हमारा जिलेटिन होता है। जेलीज़ बनाने में हम यूज़ करते हैं जिलेटिन। फिर कॉर्नफ्लावर आपने देखा है, कॉर्नफ्लावर को जब हम मिक्स कर देते हैं पानी में, नॉर्मल पानी में मिक्स कर देते हैं तो वो फ्लूइड रहता है, लेकिन जब हम उसको हीट करना शुरू कर देते हैं तो वो जिलेटिन जेल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो स्टार्च का इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इट गेट्स थिकन्स व्हेन द लिक्विड इज गेट्स हीटेड, यानी कि जब हम उस लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो थिक होना शुरू कर देता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज जिलेटिनाइजेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज जिलेटिनाइजेशन। तो ये होता है हमारा स्टार्च। उसके बाद आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फाइबर। तो फाइबर इज नॉट, इट इज़ एडिबल बट इट इज़ नॉट डाइजेस्टिबल। तो मैं आपको पहले ही बता रही थी कि जैसे हमारे कैटलिस्ट होते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो जो जैसे हमारे कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम अगर ऐड करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को वो एग्जैजरेट कर देगा, उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को वो बढ़ा देगा, बट उसका कोई भी पार्ट या उसका कोई भी कंपाउंड उस केमिकल रिएक्शन में मिक्स होकर केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकता, बट उसका प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि सपोज आपकी कोई क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास, सपोज आपकी फंडामेंटल्स की क्लास हो रही है। अब फंडामेंटल्स के टॉपिक्स कितने वास्ट होते हैं और कितने सारे होते हैं। तो अभी फंडामेंटल की क्लास को अगर सिर्फ एक टीचर लेगा तो क्या होगा? पूरा साल भर वो टीचर बेचारा वो टॉपिक्स ही पढ़ाता रहेगा और फंडामेंटल्स का सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं? नॉर्मल प्रोसेस क्या है? फंडामेंटल के टॉपिक को, फंडामेंटल के सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये मोटो है, ये गोल है, ठीक है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है कि या तो आप सिर्फ एक ही टीचर को देके पूरे साल भर उनको यूज़ करते रहो, पूरे साल भर टीचर को एक ही क्लास में यूज़ करो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? फंडामेंटल के सिलेबस को 3 टीचर्स में डिवाइड करके उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं सिलेबस कंप्लीशन का प्रोसेस। समझ आया? ओके, तो क्या हो रहा है? एक चीज़ क्या है कि आपने एक ही टीचर को पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया तो वो पूरे साल भर एक ही टीचर ने पढ़ाया है और थोड़ा स्लो स्पीड से वो टॉपिक कंप्लीट होगा, वो सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि जब एक ही टीचर पूरे साल भर इतने वास्ट सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फंडामेंटल बहुत बड़ा एक यूनिक अपने आप में ही एक अलग सिलेबस है।
तो पूरे साल भर एक टीचर उसको पढ़ाएगा तो टीचर के ऊपर प्रेशर होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होगा। बट अगर वही फंडामेंटल का टॉपिक, वही फंडामेंटल का जो सिलेबस है 3 टीचर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सिलेबस बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो अभी क्या था, गोल क्या था, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल का सिलेबस कंप्लीट करना था। अब उसको 2 तरीके से कंप्लीट किया गया, या तो एक टीचर से कंप्लीट कराया या फिर 3 टीचर से कंप्लीट कराया। उसी तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप कुछ भी मत डालो, मतलब आप 2 चीज़ों का केमिकल रिएक्शन करा के उसका प्रोसेस चाहते हो तो आप कुछ भी मत डालो, उस लेट हो जाएगा वो प्रोसेस। लेकिन आप उसके अंदर कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा और वो जो रिजल्ट आपको 4 घंटे के बाद मिलना था वो आपको 1 घंटे में मिल जाएगा। तो ये हमारा कैटलिस्ट होते हैं। सेम ऐसे ही हमारे फाइबर्स होते हैं, दे आर एडिबल बट नॉट डाइजेस्टेबल। तो मैं आपको तभी बता रही थी कि फाइबर्स का काम क्या होता है, वो हमारे जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में मैचअप करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में जब वो ऐड ऑन होते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऐड होके हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करते हैं। लेकिन वो बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से ना तो डाइजेस्ट होते हैं, ना एब्जॉर्ब होते हैं, ना सिंथेसाइज होते हैं, ना मेटाबोलाइज होते हैं, कुछ नहीं होता है। जिस फॉर्म में हम उनको इंजेस्ट कर रहे हैं वो उसी फॉर्म में बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। ना तो वो डाइजेस्ट होंगे बॉडी के अंदर, ना वो मेटाबोलाइज होंगे, ना सिंथेसाइज होंगे, ना एब्जॉर्ब होंगे, बट और बाकी प्रोसेसेस को वो इन्हांस कर देंगे। बाकी प्रोसेस क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देंगे विदाउट गेटिंग डाइजेस्टेड, मेटाबोलाइज्ड, सिंथेसाइज्ड एंड एब्जॉर्प्शन। ये कोई भी प्रोसेस नहीं होगा बट फिर भी उनका यूज हो जाएगा। तो फाइबर्स आर नॉट एडिबल इन द बॉडी एंड नॉट, फाइबर्स आर एडिबल इन द बॉडी बट नॉट डाइजेस्टेबल, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो फाइबर्स मूव्स थ्रू द बॉडी अनचेंज्ड, जिस फॉर्म में हमने उनको इंजेस्ट किया है सेम उसी फॉर्म में वो बाहर पास आउट हो जाएंगे। And fibers found in dried beans, peas, lentils and fruits and vegetables, ये सब हमारे फाइबर्स के सोर्सेज होते हैं। ड्राइड बीन्स, पीज, लेंटिल्स, पीलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो हम पील्स वेस्ट कर देते हैं, पोटैटो पील हो गया, कुकुम्बर पील हो गया, फ्रूट्स जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके पील्स होते हैं तो उनको हम नॉर्मली डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो फाइबर रिच फूड्स होते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो फिर एक बार फिर से देख लेते हैं फाइबर्स आर एडिबल बट नॉट डाइजेस्टेबल, फाइबर्स मूव थ्रू आउट द बॉडी अनचेंज्ड, फाइबर्स फाउंड इन ड्राइड बीन्स, पीज, लेंटिल्स एंड पीलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हमारे फाइबर्स होते हैं। देन लास्ट टॉपिक इज डाइटरी रिकमेंडेशंस। नॉर्मल इंडिविजुअल को एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, तो 130 ग्राम्स ईच डे फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। 130 ग्राम्स, तो अब आप 130 को कन्वर्ट करो, 1 ग्राम कितना देता है, 4 कैलोरीज, तो 130 इंटू 4 इक्वल्स टू 520 कैलोरीज। तो 520 कैलोरीज हमें 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, और ईच डे इंडिविजुअल हैज़ टू कंज्यूम 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा डाइटरी रिकमेंडेशंस। यूज़ शुगर्स इन मॉडरेशन, ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। कम अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो पेशेंट इंडिविजुअल को क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए डेक्सट्रोज दिया जाता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। विमेन नीड एटलीस्ट 38 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फाइबर्स अ डे, यानी कि 38 ग्राम्स प्लस 130 एक्स्ट्रा। Men need at least 25 grams of carbohydrate from fiber a day, यानी कि जो हम फाइबर्स लेते हैं 130 ग्राम तो हमें
चाहिए ही चाहिए बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। उसके ऊपर विमेन हैज़ टू हैव 38 ग्राम्स एक्स्ट्रा प्लस 25 ग्राम्स फॉर मेन, यानी कि अगर हम 130 के साथ में ऐड करें तो 130 प्लस 38 इक्वल्स टू 168 ग्राम्स फॉर फीमेल एंड 130 प्लस 25 इक्वल्स टू 155 ग्राम फॉर मेन। तो ये हमारा डाइटरी रिकमेंडेशन है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट। तो जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन करना है तो क्या क्या लिखना है आपने? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं डेफिनेशन लिखनी है, फिर उनके फंक्शंस लिखने हैं, फिर उनके टाइप्स लिखने हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। Simple carbohydrates are divided into 2 categories, that is monosaccharides and disaccharides, and complex carbohydrates are divided in only one, that is known as polysaccharides, and polysaccharides are further divided into 2 categories, that is starch and fibers. स्टार्च जो होता है हमारा राइस, बार्ले, वीट, ओट्स इन सब में पाया जाता है। फाइबर का काम सिर्फ हमारी बॉडी में एज अ कैटलिस्ट होता है। फाइबर सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर एसोसिएटेड फंक्शन करता है, वो एडिबल होता है बट इट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। जिस फॉर्म में हम लेते हैं उसी फॉर्म में वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, फंक्शन, उन डेफिनेशन एंड डाइटरी रिकमेंडेशन। डाइटरी रिकमेंडेशन में आएगा कितना किस इंडिविजुअल को डाइट चाहिए। चिल्ड्रन का अगर हम देखें तो उसको 130 ग्राम ईच डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एडल्ट्स में, फीमेल में 168 ग्राम एंड मेंस में ओनली 155 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट। अब थर्ड यूनिट में हम कल शुरू करेंगे नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हमारे मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, फिर इसेंशियल नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, वो कितने अमाउंट में। जैसे आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स का पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम फॉर चिल्ड्रन, 155 ग्राम फॉर फीमेल, 155 ग्राम फॉर मेल एंड 168 ग्राम फॉर फीमेल। तो ये हो गया डाइटरी रिक्वायरमेंट। कल हम पढ़ेंगे बॉडी मास इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसल रेट मेटाबॉलिज्म कैसे डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए मेन्यू प्लान कैसे हम मेंटेन करेंगे, हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे मेन्यू प्लान। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस मैंने ले ली है ऑलरेडी। हेलो, हाँ जी, हो गया? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम।